हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक NEP 2020 की बात करने वाले हैं, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करने वाले हैं। तो जो 2020 में NEP आई है उसके बारे में प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। वैसे तो NEP 2020 बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको आप अगर डीपली पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो फिर भी हम कुछ चीजों को इसमें कवर करेंगे और कुछ आपके लिए मैं एमसीक्यूज लेके आऊंगा NEP 2020 से रिलेटेड। जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे उनको वहां डिस्कस करेंगे ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज ये यूनिट 5 की जो है 27th क्लास है और लगभग लगभग लास्ट क्लास होने वाली है यूनिट 5 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है। यह एक केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जिस तरह से 1968, 1992, फिर 1986 आपने देखा ही हुआ है, पढ़ा, मैंने बताया है आपको, पूरा चीज करवा रखी है। तो इसी तरह से केंद्र सरकार ने जो है 2020 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद ये जो नीति है ये 34 वर्ष पुरानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसको प्रतिस्थापित करेगी। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसकी जगह कौन लेगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेगी। अब क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इंपॉर्टेंट चीजें, तो सबसे पहले जो है इस नीति का विकास कैसे हुआ इस पर बात करते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति का विकास है उसके लिए समिति कौन कौन सी बनी, तो सबसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो है जनवरी 2015 में एक अभूतपूर्व सहयोगी समावेशी और अत्यधिक भागीदारी परामर्श प्रक्रिया शुरू की और TSR सुब्रमण्यम कमेटी का गठन किया। तो सबसे पहले किस कमेटी का गठन हुआ, TSR सुब्रमण्यम कमेटी का 2015 में। फिर क्या किया गया देखिए, 27 मई 2016 को जो है TSR सुब्रमण्यम कमेटी की अध्यक्षता में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इस समिति द्वारा। और इसके आधार पर क्या हुआ, मंत्रालय ने ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किया। तो जो TSR सुब्रमण्यम कमेटी थी उसने कुछ इनपुट तैयार किए, कुछ चीजें तैयार की। फिर उसके बाद जून 2017 में इसरो के पूर्व मुख्य प्रमुख और विख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में मौसूदा मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति है वो है आपके पास कस्तूरी रंगन समिति। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति की अध्यक्षता में क्या बनाई गई, समिति बनाई गई। और 31 मई 2019 को डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने माननीय मानव विकास मंत्री को मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 दिया। यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा था, मसौदा मीन्स होता है डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत किया। इस डॉक्यूमेंट को जो है 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया और देश की शिक्षा प्रणाली से जुड़े लाखों हितधारकों से सुझाव लिए गए। इस पर जो है सभी वर्ग से या जो भी शिक्षित वर्ग था उनसे क्या लिए गए, सुझाव लिए गए। और फाइनली जो है MHRD की वेबसाइट माई गॉव इनोवेटिव पोर्टल पर इन विचारों और सुझावों और टिप्पणियों को अपलोड किया गया। फिर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक परामर्श प्रक्रिया चलाई गई और इस परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2019 तक। तो 22 जनवरी 2000 सॉरी 26 जनवरी 1900 26 जनवरी 2019 से लेके और 31 अक्टूबर 2019 तक, इन इन डेट के बीच तक जो है क्या लिए गए, विभिन्न प्रकार के सुझाव लिए गए। यानी 26 जनवरी 2019 से और 31 अक्टूबर 2019 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए विभिन्न जगहों से सुझाव मांगे गए। शिक्षाविदों से हो सकते हैं, टीचर से हो सकते हैं, इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों से भी सुझाव लिए गए। और फिर इस शिक्षा नीति का जो 2019 में मसौदा तैयार किया गया था उसको पेश किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने स्तर पर सबकी राय ली गई। NEP 2020 को 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6,600 ब्लॉकों, 6,000 ULB और 676 जिलों से लगभग 2 लाख सुझावों को शामिल करने वाली एक अभूतपूर्व प्रक्रिया के बाद तैयार किया गया।
और 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को जो है केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 की को जो है मंजूरी दे दी। तो यानी 29 जुलाई 2020 को जो है केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी। इसकी समिति को थी कस्तूरी रंजन समिति थी। अब बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं की। तो ऊपर के जो कुछ चीजें थी उनको जो अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो क्या हुआ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वाहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। नई नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हुआ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति थी। अब इससे पहले भी आई थी एक 1992, ध्यान रखिएगा, वो संशोधित थी। उसके बाद 1900 एनईपी 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये पहले भी बात हुई थी। उसके बाद 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर अब क्या चलेगा, 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की गई। इस 5+3+3+4 के मॉडल को हम आगे डिटेल से देखेंगे। फिर तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई। और फिर जो है इस शिक्षा नीति में छात्र में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। अब देखिए जो एमएचआरडी का नाम था वो भी क्या बदल दिया गया, इस नीति के अंतर्गत बदल दिया गया था। तो कैबिनेट द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी होता था उसका नाम बदल के क्या कर दिया, शिक्षा विभाग दे दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एनईपी 2020 के तहत एमएचआरडी का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने के पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना था। फिर बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत हुई। एनईपी में एमएचआरडी द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की गई। और आपने देखा होगा कि जो एनईपी 2020 है उसने बहुत सारी बातें की और मैथमेटिकल पावर को बढ़ाने की बात कही, तार्किक क्षमता को बढ़ाने की बात कही, गणितीय क्षमता को बढ़ाने की बात कही। तो उसी के लिए जो है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए राज्य सरकारों में 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की गई। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए जो आपका चलता है, पहले क्या चलता था 10+2 12, अब ये क्या कर दिया गया, इसको इस तरह से डिवाइड किया गया, 3+2, 3, 3 और 4। तो पहले क्या होगा, जो 3 वर्ष होंगे, वो जो 3 साल होंगे वो आंगनबाड़ी या प्री स्कूल होंगे, जिसे बालवाड़ी या आंगनबाड़ी का नाम दिया जाएगा। और इसकी जो उम्र होगी वो 3 से 6 वर्ष होगी। इसे कहते हैं फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज के अंदर दो चीजें आएंगी, एक तो 3 वर्ष की आंगनबाड़ी या प्री स्कूल और बालवाड़ी, और दूसरा कक्षा 1 और 2। तो इस तरह से जो फंडामेंटल स्टेज है वो 5 ईयर की होगी। ये 5 ईयर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी, जिसकी उम्र होगी 3 से 6 वर्ष, और फिर कक्षा 1 और कक्षा 2। तो कक्षा 1 में बच्चा तभी एडमिशन लेगा जब उसकी उम्र 6 वर्ष होगी। उसके बाद क्या था, प्रिपरेटरी स्टेज, जिसको 3 साल की पढ़ाई लिखाई जोड़ा गया। इसमें क्या कहा गया कि कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा दी जाएगी, 3 वर्ष की शिक्षा होगी, और इस पढ़ाई में खेलकूद से जुड़ी खोजपरक एक्टिविटीज बेस्ड और इंटरैक्टिव लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा। फिर मिडिल स्टेज की बात करते हैं, तो उसमें 3 वर्ष की मिडिल स्टेज की एजुकेशन दी जाएगी, 11 से 14 वर्ष उसकी एज लिमिट होगी। इसमें जो है मैथ, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों में जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग होगी। तो पहले वाले में क्या था, देखिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और मल्टी लेवल प्ले पे डिपेंड था फंडामेंटल स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या किया, इंटरेक्टिव लर्निंग पे फोकस किया और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया।
फिर आपके पास मिडिल स्टेज में जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया। फिर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो आपके पास क्लास 9 से 12 यानी 9, 10, 11, 12 की जो स्टडी होगी, इसमें जो है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी की जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, और विषयों के चयन के लिए लचीलापन और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। तो बच्चों के लिए जो विषय के चयन है उस पर लचीलापन का मतलब होता है कि वर्तमान समय में कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। तो ये जो नया ढांचा था 5+3+3+4 इस तरह से डिवाइडेड है। तो पहला जो 5 ईयर है वो भी आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे आप फंडामेंटल स्टेज कहते हैं। आगे क्या है देखिए, कुछ मेन पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में क्या था कि 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम को दो समूह में विभाजित किया गया। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए उत्तराखंड में फिलहाल इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है आंगनबाड़ी बाल वाटिका किससे संबंधित है या किस आयु वर्ग के लिए है। वो तो 3 से 6 वर्ग के लिए, और प्राथमिक शिक्षा जो प्री स्कूल शिक्षा है उसके लिए है, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। फिर दिया था 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 और कक्षा 2 की शिक्षा प्राप्त प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। और ईसीसीई से जुड़े योजनाओं का निर्माण कार्यान्वयन जो करेगी वो कौन करेगी, केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्रालय, जिसे आप अब आप क्या कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साझा सहयोग से किया जाएगा। तो जो ईसीसीए है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं, तो एमएचआरडी, जिसे आप जो है वर्तमान में आप क्या कहेंगे, शिक्षा विभाग, फिर महिला और विकास बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य और परिवार और कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कल्याण मंत्रालय या कार्य मंत्रालय, इनके द्वारा जो है साझा रूप से यानी संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। कौन, ईसीसीई। उसके बाद बात करते हैं भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण की। तो एनईपी 2020 में जो है ये बात कही गई कि कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया, और साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया कि मातृभाषा पर भी बल देना है। उसके बाद स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत, अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की बाध्यता नहीं होगी। आप किसी छात्र को जो है बाध्य नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। उसके बाद बधिर छात्रों के लिए, बधिर यानी जो विकलांग छात्र है, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, और भारतीय संकेत भाषा, इंडियन साइन लैंग्वेज, जो देख नहीं पाते हैं तो सांकेतिक भाषा, सॉरी, जो बोल नहीं पाते उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आईसीएल को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आईआईटीई का स्थापना की जाएगी। फारसी, पाली, प्राकृतिक भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा पाली के लिए, और जो आपकी क्या थी, प्राकृतिक भाषा है और फारसी भाषा है उसके लिए। और साथ में जो है स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में जो है भाषा विभाग को मजबूत बनाने की बात कही गई। उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने को सुझाव दिया गया। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती कि आप मातृभाषा में उच्च शिक्षा को चला सके। आगे बात करते हैं पाठ्यक्रम की। एनईपी 2020 में एक ऐसे पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया जिसके तहत क्या क्या है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ का मतलब है कि बोझ कम करते हुए छात्रों को 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, बच्चों का स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग विद एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उस पर ध्यान देना चाहिए, और तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल क्षमता को बढ़ाना चाहिए। इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। यानी जो आपका एक्टिविटीज होंगी उसी बेस पर आपकी क्या होगी, स्टडी होगी। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा,
यानी वोकेशनल कोर्सेज को शामिल कर दिया गया और इंटर्नशिप प्रोग्राम की व्यवस्था कर दी गई। फिर उसके बाद शैक्षिक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सोशल एजुकेशन एनसीएफ 2020-21 तैयार की जाएगी, जिसे आप एनसीएफ 2023 भी कहते हैं, वो भी तैयार हो चुकी है। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी हेतु नियमित और संरचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया। कॉन्टिन्यूअस एवोल्यूशन होगा आपका सीसीई पैटर्न। इसमें विश्लेषण और तार्किक क्षमता, सैद्धांतिक स्पष्टता का आकलन और प्राथमिकता देने का बात की गई। फिर कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेके उन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। तो कक्षा 3, 5 और 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेंगे जिन्हें उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा, इसकी बात की गई। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे और इसमें जो है सेमेस्टर और बहुविकल्पीय प्रश्नों को जोड़ा जाएगा। तो ये भी बात करेंगे किसकी, एनईपी 2020 की। फिर उसके बाद छात्रों को प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई। परख की स्थापना की गई, जो क्या है, एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि परख की फुल फॉर्म क्या है। तो आपका एक और अच्छी बात तैयार हो जाएगी, परख की फुल फॉर्म क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन और छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका सॉफ्टवेयर का प्रयोग तैयार किया गया। तो आज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारी क्या हो रही है, रिसर्च हो रही है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार की। तो शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किए गए, शिक्षकों की नीति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए, समय समय पर किए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति की जाए। फिर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो है स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा करिकुलम जिसे जो कहते हैं एनसीएफ जिसे कहते हैं उसका फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना आवश्यक किया जाएगा। फिर उसके बाद उच्च शिक्षा में एनईपी के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% वर्ष 2018 से बढ़ाकर 50% तक करने की बात की गई। साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नए सीटों को जोड़ने की बात की गई। फिर एनईपी 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। इसके तहत 3 से 4 वर्ष तक स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। 1 वर्ष बाद जैसे सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 वर्ष के बाद जो है एडवांस डिप्लोमा मिलेगा और 3 वर्ष बाद स्नातक की डिग्री। अगर कोई बच्चा बीच में ही छोड़ देता है, मतलब जैसे ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देता है, तो उसके बाद उसको केवल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष बाद छोड़ता है तो एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्ष से 8 तब उसको डिग्री मिलेगी। और 4 वर्ष के बाद जो है शोध के साथ स्नातक की डिग्री मिल जाएगी। फिर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाएगी। और नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है इसकी बात, एनईपी 2020 की बातें। अभी आप देख रहे होंगे एनईपी 2020 पूरी तरह से क्या नहीं हुई है, लागू नहीं हुई है। तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके अभी भी एजुकेशन में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। फिर बात करते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की। तो चिकित्सा तथा कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसको जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिए 4 शैक्षणिक संस्थान या 4 संस्थान निकाय निर्धारित किए जाएंगे। विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियमीकरण परिषद, मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद, वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। फिर महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्ष में समाप्त हो जाएगी और उसके लिए जो है उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से
एफिलिएशन लेना पड़ेगा। कर्मिक स्वायत्त प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। देश में आईआईटी और आईआईएम के समकक्ष वैश्विक मानकों के बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, यानी जो आपका MERU है उसकी स्थापना की जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज की स्थापना की जाएगी। अन्य सुधार में क्या है, देखो, शिक्षा मूल्यांकन योजनाओं के निर्माण, प्रशासनिक क्षेत्र के तकनीकी प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म की स्थापना की जाएगी, जो एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करेगी। तो ये था NEP 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, मैंने पहले कहा NEP 2020 बहुत बड़ा है, इसमें आपके बहुत सारी चीजें अभी हो सकता है छूट गई हों, उसको आपको MCQ के द्वारा कराई जाएगा। और NEP 2020 की जो सामान्य बातें हैं वो मैंने नहीं कराई, क्योंकि वो आपको सबको पता होती है। जैसे कि वहाँ जो है लॉजिकल थिंकिंग पे बात हो रही है, शिक्षा बिना बोझ की बात हो रही है, टीचर को इंटरेक्टिव क्लास रखना है, तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। वर्तमान समय में एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। तो होपफुली आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रिपरेशन करते रहिए। अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यूनिट 4। ऑल द बेस्ट, गुड लक।